जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा वाला पर। आज हम क्लास 6 का अध्याय 8 लेकर आए हैं, जिसका नाम है विविधता में एकता। यानी अलग होकर, सब अलग अलग होकर एक कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय परिदृश्य में पढ़ेंगे कि भारत के अंदर विविधता में एकता किस प्रकार पाई जाती है, या एकता कैसे है, विभिन्न होने के बाद भी एक कैसे है, ये सब। ठीक है, ये हमारे अध्याय का नाम ही है। ठीक है, अब हमारी जो किताब है उसके अंदर शुरुआत में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं जो हमें ये समझना है। ठीक है, तो पहला है विविधता के अर्थ से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, कि भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। भारतीय परिदृश्य मतलब भारत में। ठीक है, भारत में अलग अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। भौगोलिक विविधता अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कहीं पर पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदियाँ बहती हैं, कहीं पठारी क्षेत्र है। ठीक है, भाषाई आधार पर अलग है, अलग अलग प्रकार भाषाएं बोली जाती है। पंजाब पंजाब बोली, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। इसमें अलग अलग खान पान है। ठीक है, अलग अलग बोलियां हैं, इन सब की विविधता पाई जाती है अलग अलग। ठीक है, इसके बावजूद भी इनमें एकता का भाव पाया जाता है। एकता का भाव यानी पूरे भारत में सभी लोग भारतीय हैं, राष्ट्रवाद का भाव पाया जाता है। ठीक है, और ये इनमें संविधान, भारतीय सबका संविधान लेके सभी के लिए, संविधान में सभी नागरिकों को समान माना गया है। ठीक है, इस प्रकार एकता पाई जाती है, सभी को समान दिया है। ठीक है, अब देखो, जो जो विविधता है उसके उल्लेखनीय पक्ष कौन कौन से हैं। भारत की विविधता के कौन कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय है। यानी जो भारतीय विविधता है, जो भारत में विविधता पाई जाती है, यानी भारत में किस किस प्रकार की विविधता पाई जाती है, उसके सर्वाधिक पक्ष कौन कौन से उल्लेखनीय है। तो भारत में भाषा के आधार पर विविधता पाई जाती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती है। भौतिक भौतिक विविधता पाई जाती है अलग अलग क्षेत्र में। मैंने अभी आपको बताया। पहनावा के आधार पर बहुत विविधता पाई जाती है, खान पान के आधार पर विविधता पाई जाती है, बोली के आधार पर विविधता पाई जाती है, परंपराओं के आधार पर या त्यौहार मनाने के आधार पर विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो भाषा के आधार हो गया, सब विविधता। ठीक, अब है एकता की खोज की। इतनी सारी विविधताओं में एकता की खोज किस प्रकार की जा रही है। ठीक है, हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगा सकते हैं, कि हम इतनी सारी विविधताओं में निहित एकता पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे अलग अलग विविधता होने के बावजूद, मैंने आपको पहले बताया कि सभी लोगों अलग अलग भारत में अलग अलग विविधता पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्र के आधार पर, फिर भी उनमें एकता पाई जाती है। वो संविधान के आधार पर, संविधान में सभी नागरिकों को समान माना गया है, उस प्रकार वो एक माना जाता है। सब में राष्ट्रीयता की भावना है। ठीक है, समझ में आ गया कि विविधता में एकता की खोज कैसे की जाती है। जैसे मान लो कि सभी एकता, जैसे मान लो कि सभी लोग त्योहार मनाते हैं, दीपावली हो गया, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सभी लोग मनाते हैं। ठीक है, मिलजुल कर मनाते हैं सभी लोग, इनमें एकता का भाव पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, समृद्ध विविधता का अनुभव। समृद्ध मतलब अपन कैसे अनुभव कर सकते हैं विविधता का। ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। रेल यात्रा के दौरान आप न केवल बदलते भूदृश्य को देखेंगे, बल्कि विभिन्न प्रकार की परिधानों और भोजन का अनुभव करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अपन कश्मीर से लगाकर केरल तक की यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ से अपन तो आज राज्य से गुजरे होंगे, तो अलग अलग भौतिक प्रदेश देखेंगे, अलग अलग क्षेत्र देखेंगे। कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं नदी क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है। ठीक है, कहीं ज़्यादा गहरे जंगल है, कहीं सूखा है। ठीक है, अलग अलग प्रकार देखेंगे। उसके साथ हम अलग अलग प्रकार के, जहाँ जैसे पंजाब में आए तो छोले भटूरे खा लिए, दक्षिण में चले गए तो इडली डोसा खा लिया। ठीक है, हम अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के बारे में या अलग अलग परिधानों के बारे में अनुभव करेंगे। ठीक है, अब देखो, भारत में ये भाषाएं हैं। ठीक है, ठीक है, 22 भाषाएं भारतीय संविधान में आधिकारिक रूप से। ठीक है, भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं वो आधिकारिक रूप से अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, इनके बारे में
और ये जो भारत में अलग अलग बोलियां भाषा बोली जाती हैं वो 325 है, और इनकी लिपियां हैं अलग अलग, मतलब लिखने लिपि मतलब लिखने का तरीका, भाषा को किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। तो 25 लिपियां हैं, ठीक है। और लगभग अलग अलग प्रकार के समुदाय रहते हैं, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। उसमें ये जो डेटा दिया, मैं डेटा लेके आया हूँ किताब में से लेके आया हूँ, किताब में जो डेटा दिया गया है वो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित डेटा है, ठीक है। जिसमें 4635 समुदायों का उल्लेख है, ठीक है, कि 4635 समुदाय, अलग अलग समुदाय के लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। और भारत में कुल कितनी जनसंख्या रहती है, तो 1.4 अरब, यानी 140 करोड़ जनसंख्या लगभग भारत में रहती है, ठीक है। 104 अरब से अधिक निवासियों वाले इस देश में विविधता आश्चर्यजनक नहीं है, ठीक है। इतने सारे लोगों में विविधता का पाया जाना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। इतने सारे लोग रहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार के लोग होंगे। ठीक है, अब देखिए सभी के लिए भोजन भारत में हजारों प्रकार के व्यंजन, ठीक है। फिर भी कुछ मुख्य अनाज पूरे देश में समान है, ठीक है। जैसे चावल वगैरह हो गए, दाल वगैरह हो गए, इनका उपयोग पूरे पूरे भारत में समान रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग व्यंजन बनाया जाता है, जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा हो गया, पंजाब में छोले भटूरे, या पंजाबी पराठा, जो भी ऐसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे दक्षिण भारत में इडली डोसा हो गया, ठीक है। समझ गए। मुख्य अनाज जो सब जगह प्रयुक्त होता है, ठीक है, जो भारत में सभी जगह पर उपयोग में लिए जाते हैं, इनसे अलग अलग खाने की व्यंजन बना जाता है, ठीक है। जैसे चावल हो गया, गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, रागी, इनका उपयोग हर जगह होता है भारत में, ठीक है। विविधताओं के बावजूद भी है हमें एकता का भाव लाते हैं, ठीक है, कि ये सब जगह पाया जाता है। दालें हो गई, विभिन्न प्रकार की दालें सभी भारतीयों का मुख्य भोजन है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की दालें, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सब सभी पूरे भारत में उपयोग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी भारत के एक विशेष क्षेत्र में उपयोग होती है, सब जगह उपयोग होती है। मसाले, हल्दी, जीरा, इलायची, अदरक का पूरे पूरे देश में उपयोग होता है। ये जो इतने सारे मसाले देख हैं इनका भी पूरे देश में उपयोग होता है, ठीक है। एक ही प्रकार की सामग्री से विभिन्न प्रकार के अनगिनत व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे चावल से अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। गेहूं के, अब देखो चावल, ये देखो राजमा चावल यहाँ भी है, उत्तर भारत में भी है, हर जगह उपयोग, ठीक है। चावल हो गया, मूंग दाल, अलग 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 क्षेत्र में, ठीक है, दालों से बनाए जाते हैं। ये यानी जिस क्षेत्र में खाने की नक्शा, ठीक है, किताब में दिया गया, किताब में से लेके आ रहा हूँ, कहीं अलग से नहीं लेके आया, ठीक है। बाजरे का उपयोग, कोमल चावल। अब देखो ये जो साड़ी है वो हमें अनेकता में एकता का भाव कैसे ला रहा है, ठीक है। किताब के अंदर दे रखा है साड़ी के बारे में कि सभी सभी मतलब भारत में सभी जगह महिलाओं द्वारा साड़ी पहनी जाती है, उत्तर भारत में हो, दक्षिण भारत में हो, या पूर्व भारत में, या पश्चिम भारत में, सब जगह साड़ी का उपयोग होता है, ठीक है। वो हमें एकता का भाव ला रही है, ठीक है। अब देखो वस्त्र एवं परिधान, साड़ी, ठीक है, साड़ी का उपयोग, ये कुछ पुराने अवशेष मिले साड़ी के बारे में, ठीक है। जिसमें एक मूर्ति मिली है जिसमें एक महिलाएं साड़ी पहन खड़ी, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व साड़ी का, कुछ शताब्दियां ईसा पूर्व वैशाली में पत्थर पर उकेरी गई आकृति साड़ी पहन गई, ये आकृति, ठीक है। ये कुछ शताब्दियां पुरानी है, जो वैशाली से मिली है और पत्थर पे उकेरी गई है, ठीक है। और विविध रूप, साड़ी के विविध रूप है, ठीक है। ये साड़ी हो गई, साड़ी के अपन सब पता है, साड़ी अलग अलग प्रकार, अलग नाम, जैसे बनारसी साड़ी हो गया, कांजीवरम साड़ी, चटनी साड़ी, पाटन साड़ी, पोटाला साड़ी, मूंगा साड़ी, मसूर साड़ी, ये साड़ी के सैकड़ों प्रकार, इसके अलावा बहुत सारी सैकड़े पाए जाते हैं, ठीक है। कैथून की साड़ी, सब जगह अलग अलग प्रकार की साड़ी, ठीक है। 17वीं शताब्दी में भारतीय सीट यूरोप में इतना लोकप्रिय हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस इसके आयात पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। कि ये साड़ी का कोई प्रकार है सीट, ठीक है, ये इतना मतलब इंग्लैंड यूरोप के देशों में इतना मतलब चलन में आ गया कि इन लोगों ने कि बैन लगाना पड़ गया, ठीक है। फ्रांस और यूरोप ने इस पर बैन लगाना पड़ा, इतना प्रचलन में आ गया, ठीक है। वहां के लोगों को इतनी साड़ी पसंद आने लगी है सीट नाम, ठीक। आप देखो साड़ी की रचनात्मकता,
यानी साड़ी के उपयोग अपन किस प्रकार कर सकते हैं, साड़ी से अपन साड़ी का किस किस काम में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो साड़ी के रचनात्मक उपयोग, यानी साड़ी को कैसे कैसे उपयोग कर सकती हैं। किताब के अंदर दिया हुआ ये देखो, महिलाएं किसी पेट पर साड़ी बांध दी और उसमें बच्चे को लटका दिया। ठीक है, बच्चा झूला झूल रहा है साड़ी में आराम से और माँ अपना काम कर रही है कहीं पर। ठीक है, ये महिलाएं कुछ समुद्र से कुछ सान रही है साड़ी के द्वारा। ठीक है, कुछ कीमती मूल्यवान पत्थर वगैरह। ये देखो गेहूं भिगो के गेहूं को सुखो रहे हैं साड़ी में। ठीक है, ओके, ये साड़ी आई नहीं। ये देखो महिलाएं कुछ समुद्र में फिर से कुछ सान रही है कुछ कीमती सामान। ये देखो साड़ी ओढ़ के पहन के जा रहे खड़ा लेके। ठीक है, ये धूप से बचने के लिए साड़ी काम आती, साड़ी ओढ़ लिया। और ये देखो यहाँ पर तो दादी जी सो गए आराम से साड़ी बिछा के। ठीक है, तो साड़ी के अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, रचनात्मक उपयोग, यानी साड़ी को अपन विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, किताब के अंदर दिया हुआ सब। ठीक है, ये देखो महिलाएं साड़ी एक परिधान के रूप में उपयोग करने के अलावा अन्य कार्यों में भी उपयोग करती हैं, जैसे झूला झुलाना, मैंने पहले छोटा बताया था, जाल बनाना, ढकने का कपड़ा बनाना और भी बहुत कुछ। ठीक है, जैसे कुछ सामना हो गया, कहीं सट लगानी हो गई। ठीक है, साया करनी हो गई, सब जगह। अब देखो भारत में त्योहारों में विविधता। ठीक है, भारत में अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, सबको पता है। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाते हैं। दक्षिण भारत में कुछ और त्योहार मनाए जाते हैं, उत्तर में कुछ और मनाए जाते हैं। फिर भी इनमें एकता है, कुछ ऐसे त्योहार है जो पूरे भारत में मनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप एक त्योहार ले लेते हैं मकर संक्रांति। ठीक है, पूरे भारत में अभी 14 जनवरी को मनाई गई। ठीक है, जो अलग अलग। ठीक है, जैसे उत्तर पूरे लगभग भारत में, मध्य भारत में, राजस्थान में इसको बोला जाता है, या उत्तर भारत के लोग भी इसे मकर संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, पंजाब में इसे लोहड़ी बोला जाता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में से ससुर ससुर संक्रांति बोला जाता है। ठीक है, गुजरात में से उत्तरायण कट गया थोड़ा सा, उत्तरायण बोला जाता है। ठीक है, उत्तरायण उत्तरायण बोला जाता है। इधर मकर संक्रांति बोला जाता है। ठीक है, और दक्षिण ये केरल कर्नाटका में मकर संक्रांति बोला जाता है। ठीक है, और तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में पेड़ा पड़ूंगा बोला जाता है। ठीक है, ये सब जगह अलग अलग, एक त्योहार अलग अलग नाम है। ठीक है, अलग अलग अपनी अपनी क्षेत्र के अलग अलग नाम दिए, लेकिन त्योहार एक ही, इसमें एकता का भाव आ रहा है। विभिन्नताएं होने के बावजूद भी इसमें एकता का भाव आ रहा है। ठीक है, अब देखो त्योहारों की विविधता। 14 जनवरी के आसपास मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व भारत के विभिन्न भागों में फसलों की कटाई का सूचक है। यानी इस त्योहार को मतलब फसलों की कटाई का सूचक मतलब है कि इस त्योहार के बाद फसलों की कटाई शुरू हो जाती है भारत में। ठीक है, अब देखो माघी, या मैंने पहले बताया माघी या लोहड़ी पंजाब और हरियाणा बोला जाता है, उत्तरायण गुजरात बोला जाता है। एक त्योहार के अलग अलग नाम है। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु बोला जाता है, माघ बिहू असम में बोला जाता है। एक ही समय पर पूरे भारत में मनाया जाने वाला त्योहार, हालांकि इसके अनेक अलग अलग नाम है। ठीक है, अलग अलग नाम है, मतलब ये विभिन्नता दर्शा रहा है कि अलग अलग जगह विविधता हो रही है। ठीक है, लेकिन ये एक भाव आ रहा है कि इसमें एकता है कि एक ही त्योहार है। ठीक है, और पूरे भारत में मनाया जाता है। अब ठीक है, अब महाकाव्यों का विस्तार। ठीक है, कि जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, महाकाव्य विस्तार पंचतंत्र, ये कहानियों का समूह है, कहानियों का संग्रह बुक है। इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। हाँ, विष्णु शर्मा। ठीक है, ठीक है, पंचतंत्र एक कहानी जो है 2200 वर्ष पुराना संस्कृत पाठ, इसके 50 से अधिक भाषाओं में इसके अनुवाद किए गए। ठीक है, एक ग्रंथ लेकिन 50 अलग अलग भाषाओं में इसके लेखन में अनुवाद मिलते हैं। ठीक है, कहानियां मिलती है 50 अलग अलग भाषाओं में, इसके अनुवाद किए गए हैं। और 200 से अधिक रूपांतरण मिलते हैं। ठीक है, कि उनमें कहानी सुनने की मिलती है। ठीक है, जैसे रामायण हो गया, रामायण की अपन कथाएं पढ़ते हैं, ये राशि राम की कथाएं हैं। हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से रामायण पुस्तक की जाती है, लेकिन भाव एक ही रामायण का, लेकिन अलग अलग है सबकी। ठीक है, आप देखो महाभारत है, पांडवों की कथा है। ठीक है, 200 शताब्दियों से अधिक समय से इन महाकाव्यों का भारत एवं भारत से बाहर अनुवाद रूपांतरण होता किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा माना, हम कहानियां वगैरह सुनते हैं जो महाभारत है, महाभारत काल में पांडु है,
पूरे भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पांडवों की कथा नहीं है। सबको पता है पांडव, सब ऐसी माने जाते हैं कि हमारे यहाँ कभी ना कभी पांडव यहाँ आए थे, ठीक है, हर जगह कथा मिलती है, ठीक है। तो ये एकता का भाव ला रहे पूरे भारत में, ये एक होने के मतलब एक कर रहे हैं, ठीक है, कि पांडु हर जगह ऐसे आए थे। जैसे रामायण में भगवान श्री राम को सब जगह पूजा जाता है, ठीक है, सब कथाएं वगैरह उनके बारे में मिलती है, अलग अलग अपने अपने धर्म में अपने अपने कल्पना में कहानियां बनाई गई, ठीक है। लोक कथाओं में महाकाव्य, ठीक है, लोक कथाओं में महाकाव्य 100 से अधिक महाभारत के स्वरूप मिल जाते हैं। लोगों द्वारा कथाएं अपन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की, मतलब मूल रूप से अंदर से एक ही है, लेकिन अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग कहानियां, ठीक है। जनजातीय मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, 1000 से प्लस जनजातीय रूपांतर मिल जाते हैं। जैसे भील जनजाति हो गई, गौड़ हो गई, मुंडा हो गई, और अन्य समुदायों में भी इनके महाभारत के प्रचलन मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग रूपांतर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन महाभारत एक ही है, लेकिन वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उनके अपने अपने महाभारत, ठीक है, लेकिन मूल भाव है वो एक ही है। केवल तमिलनाडु में लोक कथाओं के रूपांतर, ये सिर्फ 100 है, तो ये सब तमिलनाडु में, ठीक है, सिर्फ 100। और भी बहुत अलग अलग तमिलनाडु अलग अलग क्षेत्र अलग अलग भाषा बोले, मतलब वहां के जो लोकल है वहां अलग अलग, ठीक है। लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां महानायक पांडु ना गए हो, ठीक है। ये के.एस. सिंह का कथन है। के.एस. सिंह ने महाभारत या पांडवों या भारत की विविधता में एकता के बारे में कथन दिया, ठीक है, जिन्होंने कहा है कि लोक कथाओं के अनुसार भारत में शायद ही कोई ऐसा स्थान है जहां महानायक पांडु या महाभारत कालीन पांडु गए ना हो। भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां महानायक पांडु गए ना हो, ठीक है, लोक कथाओं के माध्यम से। सदियों से इन महाकाव्यों ने भारत एवं एशिया के विभिन्न भागों के मध्य एक सांस्कृतिक सूत्र का गहन तंत्र विकसित किया, ठीक है, ये एकता का भाव विकसित किया। आप देखो, विविधता में एकता का सार, ठीक है, विविधता में एकता का सार यानी किस किस प्रकार से विविधता, किस एकता। तो देखो, भोजन के आधार पर सब जगह विविधता पाई जाती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, अलग अलग प्रकार लोग अलग अलग पहले बताया था भोजन करते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें समानता है, उनकी सामग्री में समानता है, विधियों में समानता है, भोजन बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समान वही है, ठीक है। इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ठीक है, तो वो भोजन के आधार पर समान तरीके बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें सामान एक ही है, ठीक है। एक वस्त्र उपयोग को मैंने बताया, साड़ी के बारे में विस्तार से पढ़ा है। साड़ी के सैकड़ों रूप है, साड़ी को अलग अलग प्रकार से पहना जाता है, अलग अलग महिलाओं द्वारा अलग अलग प्रकार से पहना जाता है, ठीक है। ये एक विविधता दर्शाती है, अलग अलग प्रकार से पहना जाता है, लेकिन साड़ी है एक, वो एकता का भाव ला रही, ठीक है। त्योहार एक समय में अनेक नाम, ठीक है, जैसे अपन ने मकर संक्रांति का पढ़ा, ठीक है, कि मकर संक्रांति को एक ही समय में अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर एक ही समय मनाया जाता है, ठीक है। एक ही समय मतलब वो एक ही त्योहार है, एक ही उसका भाव एक ही है, लेकिन वो अलग अलग समय अलग अलग नामों से मनाया जाता है, ठीक है। साहित्य महाकाव्य का विस्तार, संस्कृति अंतर्ज्ञानी देखता, ठीक है, भारतीय संस्कृति में एकता पाई। अब देखो, भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचलित करती है, किंतु साथ ही विविधता में व्याप्त करने वाली अंतर्निहित एकता को भी दृष्टि से ओझल होने नहीं देती, ठीक है, कि ये एकता को व्याप्त करती, मतलब जो भारत में है जो विविधता को भी व्याप्त करती है, और इसमें जो निहित एकता है उसको भी अपने से दूर नहीं जाने देती, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा अध्याय यहीं समाप्त हो गया। धन्यवाद।